नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे आप सब? आपके साथ में पुनीत पाठक हूं और खबरों को जानने समझने का जो नया सिलसिला आपके हमारे बीच शुरू हुआ है, इसमें न्यूज डिकोड में आज बहुत ही बड़ी और अहम खबरों को लेकर हाजिर हैं। खबरें वो नहीं है जो केवल आप देखते सुनते हैं, हर खबर के पीछे एक असल खबर है साहब। और इसीलिए मैं पुनीत पाठक अपनी पूरी टीम के साथ में एक बेहद खास बुलेटिन आपके साथ साझा करता हूं, जिसमें दिन की बड़ी खबर को हम डिकोड करते हैं। तो चलिए साहब, आज का सफर शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी, अहम और बड़े वर्ग से जुड़ी खबर के साथ। चुनावी मौसम पूरी तरीके से रंग दिखाने लगा है। सभी वर्गों को रिझाने का, नाराज वर्गों को साधने वाले कदम साफ तौर पर दिख रहे हैं। केंद्र या राज्य, हर जगह किसान सियासी फोकस में दिखता है और इसी दिशा में आज बड़ा ऐलान हुआ। मोदी कैबिनेट ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ाने पर मुहर लगा दी। साल 2022-23 के फसल वर्ष के लिए खरीफ की फसलों में एमएसपी में वृद्धि को मंजूरी दे दी गई। धान सहित कुल 17 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में धान की फसल बड़े पैमाने पर उगाई जाती है, इसीलिए केंद्र के फैसले का दो राज्यों के किसानों के ऊपर निश्चित तौर के ऊपर असर पड़ेगा। धान के समर्थन मूल्य इसमें 100 रुपए का इजाफा हुआ और ऐसे में अब 2022-23 के फसल वर्ष के लिए धान की एमएसपी 2040 रुपए प्रति क्विंटल हो जाने वाली है, जो बीते साल तक 1940 रुपए मिला करती थी। अब अगर आप छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखें तो सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र द्वारा बढ़ाई गई राशि को आवश्यकता से, किसानों की जरूरत से कम बताया। यह संभावना भी उन्होंने व्यक्त की कि आने वाले वक्त में किसानों को 2800 रुपए प्रति क्विंटल तक धान के दाम प्रदेश में मिलेंगे। तो धान में यदि 100 रुपये बढ़ा है तो समझ लो अगले साल किसानों को, छत्तीसगढ़ के किसानों को 2640 रुपये मिलेगा। 2640 और 2660 रुपया मैं पहले ही बोला था। अगले साल कहीं 150 हो गया तो चुनाव साल में फिर हमारा 2800 तक जाएगा। धान के एमएसपी और बढ़ाना चाहिए था, क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ी है तो उसके हिसाब से एमएसपी और बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से मोदी जी बड़ी सोच के साथ में किसानों को लाभ दे रहे हैं और उसी प्रकार से राज्य सरकार भी कटौती किए बिना एमएसपी को जोड़ करके राशि का भुगतान किसानों को करेंगे तो किसानों को फ़ायदा होगा। अब देखते हैं कि आने वाले समय में भूपेश सरकार क्या करने है। तो ये बात तो विपक्ष भी जानता है कि सरकार अपना वायदा यहां पर निभा रही है और इसीलिए वो ये बात कह भी रही है कि किसानों को इसका लाभ जरूर मिलेगा। धान के किसानों को फायदा होगा, ये तय दिखता है। अब इस फैसले के सियासी पहलू क्या हैं, जरा इस बात को भी डिकोड कर लें। देश के कुल मतदाताओं में सबसे बड़ा मतदाता का वर्ग किसानों का है, कोई शक नहीं। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को अपने पक्ष में रखने के लिए हमेशा से कोशिश करती आई। अगले साल मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव है, तो केंद्र के इस फैसले का असर इन प्रदेशों में पड़ना लाजमी है। जाहिर है, जब एमएसपी बढ़ेगी तो केंद्र की किसान हितैषी छवि उभरेगी, मजबूत होगी। तो दूसरी तरफ केंद्र के इस कदम को किसानों के लिहाज से नाकाफी बताकर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी अपनी तरफ से काउंटर किया। भूपेश सरकार अपने वायदे पर कायम है। किसानों को तय लाभ के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत राशि दी जा रही है। आज भी सीएम भूपेश बघेल ने जो संकेत दिया है कि आने वाले वक्त में किसानों को धान की फसल पर और बढ़े हुए दाम का लाभ मिलेगा। चलिए, यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं कि छत्तीसगढ़ में धान जो सबसे बड़ा मुद्दा है, भूपेश सरकार किसानों की गुड लिस्ट में है और जैसे संकेत मुख्यमंत्री ने स्वयं दिए हैं वो किसानों के हित में, उन्हें राहत देने वाले साफ तौर पर दिखाई पड़ते हैं। फिलहाल किसान खुश हैं और इस मामले में आगे और उम्मीद करते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो है तो हरियाणा का, है तो राज्यसभा सीट के चुनाव का, लेकिन छत्तीसगढ़ से पूरी तरह जुड़ा हुआ है। हरियाणा की एक राज्यसभा सीट के लिए आगामी 10 जून को मतदान होगा और मतदान से पहले रायपुर में डेरा डाले कांग्रेसी विधायकों को मतदान कैसे करें, मतदान के दौरान किन किन बातों का ख्याल रखें, इन सब का बाकायदा प्रशिक्षण मिला है। हरियाणा के कांग्रेसी विधायक पिछले 8 दिनों से रायपुर में डेरा डाले। इन विधायकों को क्रॉस वोटिंग और खरीद फरोख्त के दौर से बचाने के लिए यहां पर शिफ्ट किया गया। आज इन विधायकों को राज्यसभा चुनाव में मतदान करने के तौर तरीके समझाए गए। ये कह सकते हैं विधायकों को राज्यसभा चुनाव की वोटिंग की नेट प्रैक्टिस कराएगी ताकि मतदान के दिन किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।
प्रशिक्षण के दौरान रिजॉर्ट में सूबे के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के साथ साथ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और राज्यसभा प्रत्याशी अजय माकन मौजूद रहे। इसकी जानकारी हरियाणा के एक विधायक ने सोशल मीडिया के जरिए दी। कुल मिलाकर कांग्रेस चुनाव से पहले कोई जोखिम लेना नहीं चाहती। तो साहब 8 दिन से कांग्रेस अपने विधायकों को दुनिया से बचाकर रखे हुए वोटिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्रॉस वोटिंग के खौफ की अफवाह का खंडन किया जा रहा है। साथ ही हरियाणा की राज्यसभा सीट को जीतने का दावा भी हो रहा है। छत्तीसगढ़ के मंत्री रविंद्र चौबे, जरा इनको सुनिए। हरियाणा की सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी। हमें जितने वोट की आवश्यकता है 31। हमें लगता है हरियाणा के राज्यसभा के मतदान में हम 34 भी पार कर सकते हैं, ऐसी संभावनाएं दिख रही हैं। वैसे कांग्रेस पार्टी की जीत के दावे, उसकी तैयारी के बारे में तो आपने जान लिया, आपने सुन भी लिया। अब वक्त है एक अहम सवाल का। सवाल यह कि क्यों कांग्रेस को अपने विधायकों को वोट के लिए प्रशिक्षण देना पड़ रहा है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, डिकोड करते हैं। हरियाणा में इस बार राज्यसभा चुनाव में करीब 6 साल पहले हुए स्याही कांड जैसी घटना से बचने के खास इंतजाम किए जाएंगे। इसके तहत हर विधायक को इस बार वोट डालने के लिए अलग अलग पेन दिए जाएंगे। बता दें कि 6 साल पहले राज्यसभा की 2 सीटों के लिए जब 3 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे, तब कांग्रेस विधायक पेन स्याही कांड का शिकार हो गए थे और अधिकतर विधायकों के वोट रद्द हो गए थे, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने वोट डालने के लिए अपने पेन का इस्तेमाल किया था, जबकि उन्हें निर्वाचन आयोग के पेन का इस्तेमाल करना था। नतीजा यह हुआ कि भाजपा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुभाष चंद्रा चुनाव जीत गए थे और इसीलिए अब की बार बाकायदा पूरा मॉक पोल हुआ है, बाकायदा इसका प्रशिक्षण मिला है। वैसे अब 10 तारीख ज्यादा दूर नहीं, परसों ही है। देखते हैं कि ये सारा प्रशिक्षण, ये सारी कवायद, ये सारे इंतजाम काम आते हैं और कितना काम आते हैं। बात मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया सेल की, जो मीडिया की सुर्खियों में खुद आ गया गलत वजहों से। जानते हैं। ये तस्वीर उस व्हाट्सएप मैसेज की है जिसने एमपी कांग्रेस में हलचल मचा दी। ये मैसेज अब हजारों लाखों कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम लोगों तक पहुंच चुका है, जिससे कांग्रेस की साख पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि इस मैसेज में सीधे सीधे पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों की वफादारी पर सवाल उठाए गए। मैसेज एमपी आईटी सेल के हेड अभय तिवारी का है, जिन्होंने पार्टी के नेताओं और पदाधिकारियों को बीजेपी का एजेंट बताया। अब ऐसे में बीजेपी कहां खामोश रहने वाली थी। कांग्रेस में चलने वाली कलह अब सार्वजनिक है। कहानी का आगाज आज से करीब 1 सप्ताह पहले तब हुआ जब कमलनाथ ने साल 2018 में बनाई मीडिया कमेटी को भंग कर नई मीडिया यूनिट का गठन किया। नई मीडिया यूनिट में पुरानी मीडिया सेल से 31 लोगों को प्रवक्ता और 6 लोगों को उपाध्यक्ष बनाया। पुरानी मीडिया टीम के जिन लोगों को नई टीम में जगह नहीं मिली, मैसेज में दरअसल उन्हें ही अब बीजेपी का एजेंट बताया गया है। तो आप मामला समझ ही गए। कांग्रेस के लिए दुविधा की स्थिति और बीजेपी के लिए मौज लेने की। सुनिए इस पूरे मामले पे कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के रिएक्शन। और जो मैसेज वायरल हुआ है वो हमारे एक जवाबदार साथी का है और उसमें कोई भी आपत्तिजनक भाषा नहीं है। इतने सीनियर लोगों के लिए इस प्रकार की अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल जिस पार्टी में होता होगा, उस पार्टी का भविष्य क्या होने वाला है। अब नरेंद्र सलूजा का विषय पर्टिकुलर नहीं है। तो कहने को भले ही साहब कांग्रेस खुद को एकजुट साबित करने का दावा कर ले, लेकिन हकीकत तो ये कि कांग्रेस लंबे समय से इस समस्या से, गुटबाजी से परेशान है। प्रादेशिक स्तर की बात करें तो एमपी छत्तीसगढ़ में हमेशा से कांग्रेस में अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुट और उनकी वजह से पार्टी की दिक्कत सार्वजनिक होती रही है। आज हम एमपी कांग्रेस में चलने वाली इस गुटबाजी को डिकोड करते हैं। यह बात किसी से छिपी नहीं कि कांग्रेस में दिग्विजय सिंह, सिंधिया, कमलनाथ के अलग अलग गुट रहे हैं जब सिंधिया हुआ करते थे। अब सिंधिया बीजेपी के पाले में। कार्यकर्ता और समर्थक अपने अपने नेता की अंधभक्ति में लीन रहते हैं। उनके लिए पार्टी से ज्यादा नेता महत्वपूर्ण हो जाते हैं। मौका मिलने पर जो गुट असरदार होता है वो कमजोर गुट के नेताओं को अपने निशाने पर लेता है और इससे इसी तरीके के वायरल मैसेजेस और इसी तरह की कंट्रोवर्सी जन्म लेती। वैसे गुटबाजी का नुकसान पार्टी को हर स्तर के ऊपर होता है, पार्टी देख चुकी है और इसे सभी नेता समझते हैं, लेकिन सियासी मजबूरी ऐसी है साहब कि मंच तो साझा करना पड़ता है, लेकिन मन मिलते ही नहीं और नतीजा पार्टी के लिए बड़ा अफसोसजनक होता है।
अब की बार ऐसा नहीं हो, इस बात की कोशिश कांग्रेस कर रही पूरी ताकत से। खबर कांग्रेस और कमलनाथ के करीबी शख्स से जुड़ी, जिनका नाम है नरेंद्र सलूजा, जिन्होंने आज अपना पद छोड़ दिया, इस्तीफा दे दिया। ये नरेंद्र सलूजा हैं जो आज तक कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते थे। सलूजा मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष और पीसीसी चीफ कमलनाथ के मीडिया समन्वयक थे। हम थे इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि आज नरेंद्र सलूजा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। नरेंद्र सलूजा ने इस्तीफा दिया और कमलनाथ ने उसे तत्काल स्वीकार भी कर लिया। इससे प्रदेश कांग्रेस में हलचल मच गई। एक वक्त था जब कमलनाथ दिल्ली की राजनीति में व्यस्त थे, तब प्रदेश की सियासत में नरेंद्र सिंह सलूजा कमलनाथ के एकमात्र डेडिकेटेड प्रतिनिधि, प्रचारक और समर्थक थे। सलूजा को कमलनाथ का एमपी में सबसे ज्यादा करीबी माना जाता था। आज सलूजा ने इस्तीफा दिया तो ये सबके लिए हैरान करने वाली खबर थी, और इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि सलूजा का त्यागपत्र कमलनाथ ने मंजूर कर लिया। तो अब साहब यहां सवाल यह कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कमलनाथ के खासम खास रहे सलूजा को इस्तीफा देना पड़ा। डिकोड करते हैं इस बात को। कमलनाथ ने 2018 में मीडिया सेल का गठन किया था और सलूजा को उपाध्यक्ष बनाया था, साथ ही प्रवक्ता भी बनाया गया। एक सप्ताह पहले नई मीडिया सेल का गठन हुआ, सबके सामने आया, जिसमें सलूजा का कोई प्रमोशन नहीं हुआ, बल्कि उनके जूनियर लोगों को उनके समकक्ष लाया गया, यानी उपाध्यक्ष बना दिया गया। कुछ लोगों का ये कहना मानना है कि सलूजा मीडिया यूनिट का अध्यक्ष बनना चाह रहे थे और ये हो ना सका, और इसी वजह से वो नाराज हैं, थोड़े से खफा चल रहे हैं। अब क्या ये सब उसकी परिणति या फिर कोई और बात है? नतीजा आज ये कि कमलनाथ सलूजा अलग अलग हो गए हैं, यानी सलूजा कमलनाथ का साथ छोड़ते दिखे हैं। सियासत ऐसी होती है, महत्वाकांक्षा, अपेक्षा, उपेक्षा, चक्रव्यूह, ये सब कुछ, और इसमें पार निकलने की, अपने आप को बचाने की, अपने आप को आगे लाने की चुनौती नेताओं के सामने रहती है। वैसे मध्य प्रदेश में निकाय और पंचायत चुनाव हैं, जिसकी वजह से सियासी तापमान हर पक्ष का बढ़ता जा रहा है। आए दिन पक्ष एक दूसरे पर नए नए आरोप लगाता है। खबर टीकमगढ़ से है। नेता प्रतिपक्ष ने विधायक राहुल लोधी पर गुंडागर्दी करने का गंभीर आरोप लगाया। एमपी में पंचायत और निकाय चुनाव होने, ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत तक और पार्षद से लेकर मेयर तक के लिए गहमागहमी शुरू हो चुकी है। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष ने टीकमगढ़ विधायक राहुल लोधी पर जिला पंचायत चुनाव की एक प्रत्याशी को धमकाने का आरोप लगाया है। टीकमगढ़ के खरगापुर थाने की पुलिस राहुल लोधी के साथियों के साथ 3 जीपों में भर के उसका घर घेर लिया, उसका अपहरण करके जबरदस्ती प्रजातंत्र की हत्या करते उसको फार्म वापस कराना चाहते हैं। आरोपों के मुताबिक जिला पंचायत वार्ड नंबर 8 की प्रत्याशी जमुनी बाई हैं। इसी वार्ड से बीजेपी विधायक राहुल लोधी की पत्नी भी चुनाव लड़ रही हैं और विधायक अब जमुनी बाई पर नाम वापसी का दबाव बना रहे हैं। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष के इस आरोप को बीजेपी ने सिरे से खारिज कर दिया है। मध्य प्रदेश के अंदर ऐसा कहीं नहीं हो सकता। ये कांग्रेस का गुंडिज्म नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आरोप प्रत्यारोप के बीच शिकायत पुलिस तक पहुंच चुकी है। अब पुलिस को चाहिए कि वो निष्पक्ष जांच करे। तो आपके मन में सवाल उठेगा कि आरोप तो बड़ा गंभीर है साहब, और गंभीर क्यों है, इस मुद्दे को भी जरा हम डिकोड कर लेते हैं। हमारे देश में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है। ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, जिनके प्रतिनिधि ग्रामीण इलाकों का प्रतिनिधित्व करते हैं, वहां की आवाज बुलंद करते हैं, वहां विकास का खाका खींचते हैं। ऐसे में अगर इन चुनाव में धन बल का इस्तेमाल हो, प्रत्याशियों को धमकाया जाए, तो पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था पर चोट है। यह मामला इसीलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि आरोप सत्ता पक्ष के एक विधायक पर लग रहा है, जो कथित तौर पर बीजेपी के एक राष्ट्रीय नेता के रिश्तेदार भी हैं। तो यह स्थिति है, इस वजह से मुद्दा गंभीर है। जैसा हम कह चुके हैं, गंभीरता से जांच होनी चाहिए। होगी कि नहीं होगी फिलहाल कह नहीं सकते, लेकिन होनी चाहिए। और आज का एक और अहम मसला अपने संघर्ष का और अपने हकों की आवाज बुलंद करने का। राजधानी रायपुर में 2 महीने से चल रही मनरेगा कर्मियों की हड़ताल आज स्थगित हो गई। कह सकते हैं कि अब सरकार और प्रदर्शनकारी संवाद के लिए तैयार हैं। तस्वीरें मनरेगा कर्मियों के धरना प्रदर्शन स्थल की हैं, जहां सूबे के मंत्री कवासी लखमा पहुंचे थे। धरना स्थल पर मनरेगा कर्मियों ने पूरी गर्मजोशी के साथ कवासी लखमा का स्वागत किया। लखमा की इस पहल का नतीजा ये रहा कि मनरेगा कर्मियों ने करीब 61 दिनों से चल रहे आंदोलन को 3 महीने के लिए स्थगित कर दिया। मंत्री कवासी लखमा ने मनरेगा के बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली का वायदा किया है। मैं कल परसों से इनके पदाधिकारी लोग से संपर्क किया। मैं बोला आप लोग के बीच में आऊंगा। हमारा मुख्यमंत्री गंभीर है।
साथ ही मंत्री कवासी लखमा ने ये स्पष्ट कर दिया कि वो मनरेगा कर्मियों को नियमित करने का कोई आश्वासन नहीं दे रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे की समीक्षा जरूर होगी। ईद के बाद हम लोग जैसा समीक्षा होगा, हमारा जो अधिकारी लोग कमेटी बना है वो पूरा होने के बाद जरूर होगा। तो 2 महीने से चल रहा आंदोलन अब स्थगित हो गया। अब ग्रामीण इलाकों में आंदोलन की वजह से रुके हुए विकास कार्यों को रफ्तार मिलेगी, जो आम लोगों के लिए राहत की बात है। तो हमारे देश में आंदोलन करने का हक संविधान ने दिया है। आंदोलन वो हथियार होता है जिससे सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की तरफ आप आकर्षित करते हैं। प्रदेश समेत देश के दूसरे राज्यों में नियमितीकरण या स्थायी होने की मांग बहुत आम बात है। इस पर कई आंदोलन हुए। स्थायी और नियमितीकरण के समीकरण क्या कहते हैं, जरा इसको भी डिकोड करते हैं। प्रदेश समेत देश भर में अब संविदा यानी ठेके पर कर्मचारियों की भर्ती का प्रचलन बढ़ गया है। कोई भी सरकार हो, सभी विभागों में संविदा के आधार पर भर्तियां होती हैं। संविदा कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों की समान सुविधाएं नहीं मिलती, जैसे कि पेंशन। लंबे समय तक संविदा में काम करने के बाद ये कर्मी चाहते हैं कि सरकार उनको नियमित कर दे ताकि उनको लाभ मिले, पर इस मांग को पूरा करने के लिए सरकार पर आर्थिक बोझ का दबाव होता है। मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन होता है। चलिए, मामला थोड़ा पेचीदा है, लेकिन कौन सही कौन गलत ये कह नहीं सकते। अच्छी बात यह है कि 99% मामलों में आंदोलन शांतिपूर्ण रहते हैं और सरकार संवाद की स्थिति में आती है। संवाद अब यहां होगा और उम्मीद करते हैं हल निकले। चलिए, अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो बढ़ता ही चला जा रहा है। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की रैली में आपको लिए चलेंगे, जहां पैगंबर मोहम्मद पर विवादित टिप्पणी मामले में ओवैसी ने एक बार फिर PM मोदी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि मोदी ने भारत के मुसलमानों की नहीं सुनी। महाराष्ट्र के लातूर में असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली के दौरान अपनी नाराजगी जाहिर की। ओवैसी ने कहा कि PM ने उन मुसलमानों पर ध्यान नहीं दिया जो इस देश के निवासी हैं, बल्कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद मामले पर बाहर के मुस्लिम देशों की बात सुनकर कार्रवाई की। हम पुकार रहे हैं, बोल रहे हैं, मगर टस से मस नहीं होते मित्रों। हरकत में कब आते हैं? जब कतर में कुछ होता है, सऊदी अरब में कुछ होता है। ओवैसी ने आगे कहा कि अगर वो प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ असंसदीय भाषा का उपयोग कर लेते हैं तो बीजेपी के लोग अरेस्ट ओवैसी को मुद्दा बना लेते हैं, लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग पिछले 10 दिनों से नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं, जिस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। आपको मालूम भारत तो साहब, ये विवाद थोड़ा खिंचता जा रहा। बता दें कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ टिप्पणी के बाद भारत को अरब देशों की नाराजगी देखनी पड़ी, जिसके बाद बीजेपी ने नवीन जिंदल और नूपुर शर्मा इन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। अब ये खबर क्या कहती है, इसके पीछे की खबर क्या, डिकोड करते हैं। दरअसल पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बीजेपी की नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल ने विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद से मामला लगातार सुर्खियों में आ गया। मामले में दुनिया के प्रमुख मुस्लिम कंट्रीज ने इसका विरोध किया। इसके बाद बीजेपी ने नूपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल को पार्टी से बाहर किया। मुंब्रा पुलिस ने इस पर कार्रवाई की। नूपुर शर्मा को समन भेजा। 22 जून को उनको पेश होने के लिए कहा। यानी कार्रवाई भी चल रही है और पार्टी भी अपने स्तर पर एक्शन ले रही। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने दोनों नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। अब देखना यह है कि पुलिस प्रशासन नूपुर शर्मा और नवीन जिंदल पर क्या वाकई कोई एक्शन लेता, और लेता तो क्या। अब खबर आपके हमारे से सीधे तौर पर जुड़ी हुई साहब, जिस खबर को सुनकर के हर कोई थोड़ा सा चिंतित हुआ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आज अपने रेपो रेट में इजाफा कर दिया। सीधा असर ये कि लोन इससे महंगा होगा। आज भारतीय रिजर्व बैंक ने नीतिगत दरों यानी रेपो रेट में बढ़ोतरी कर दी है। RBI की गवर्नर शक्तिकांत दास ने इस बात के पहले संकेत दिए थे। पिछले महीने रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.4% की बढ़ोतरी की थी और अब इस महीने एक बार फिर से 0.5% की बढ़ोतरी कर दी गई। अब रेपो रेट की नई दर 4.9% हो गई है। रेपो रेट बढ़ने का सीधा सा मतलब ये कि रिजर्व बैंक की तरफ से बैंकों को लोन महंगी दर पर मिलेगा। ऐसे में बैंक भी इस बढ़ोतरी को ग्राहकों तक ट्रांसफर करेंगे, यानी ग्राहकों के लिए कर्ज की दरें महंगी हो जाएंगी। वहीं अगर आपका कोई लोन पहले से चल रहा है तो उसकी EMI में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जबकि नया कर्ज महंगी ब्याज दर पर ही मिलेगा।
तो ये रिपोर्ट में आप कहने का मतलब समझ गए कि रेपो रेट बढ़ने का असर आपके होम लोन पर, कार लोन पर, अन्य किसी भी प्रकार के लोन पर पड़ेगा। कैसे और कितना पड़ेगा इसको भी समझने, इसको डिकोड करते हैं। मान लीजिए कि आपने 20 साल के लिए 30 लाख रुपए का होम लोन लिया है। अब तक यदि आप होम लोन के ब्याज दर 7.2% के हिसाब से चुकाते आए तो अब यह बढ़कर 7.7% हो गई और 30 लाख के लोन पर मौजूदा ब्याज दर से 20 साल के लिए हर महीने 23,620 रुपए की ईएमआई आप पटाते हैं। लेकिन अब जबकि 0.5% का इजाफा हो चुका है तो यह ईएमआई बढ़कर 24,536 रुपए हो जाएगी, यानी हर महीने 916 रुपए, तकरीबन 1,000 रुपए आपको ज्यादा चुकाने पड़ेंगे और इस हिसाब से हर साल तकरीबन 10,992 रुपए आपको ज्यादा देने पड़ेंगे। इसके लिए आप तैयार हो जाएं। चलिए, कह सकते हैं आप कि साहब ये लोगों के जेब के ऊपर एक और मार है। आम आदमी की आय उतनी बढ़ती नहीं जितनी तेजी से महंगाई बढ़ जाती है। पार्टियां भूल गई, लेकिन एक गाना आपके हमारे जहन में हमेशा बजता है, याद आता है, महंगाई डायन खाए जाते। जेब में जितना आ नहीं रहा उससे ज्यादा जाने की राह बनती हुई दिखाई पड़ रही। चलिए साहब, तो न्यूज डिकोड में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे रात को ठीक 8:55 पर दिन भर की अहम खबरों को डिकोड करने के लिए मिलेंगे। तब तक प्लीज आप अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।